अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकोनॉमिक व्यूज़ के साथ ज़ीशान मर्चेंट आपके सामने हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में नए नए टॉपिक्स पे बात करते हैं। हर दफ़ा एक कोशिश करते हैं कि एक नया इशू को हम रेज़ करें, उससे रिलेटेड क्या मसाइल हैं, उसमें उसका क्या पॉसिबल हल हो सकते हैं और उसको कैसे पाकिस्तान अचीव कर सकता है। क्योंकि इकनॉमी जो हमारी है इस वक्त वो एक बहुत स्लोनेस का शिकार है और उस इकनॉमी को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना, अगर मैं कहूँ, और वो कैसे किया जाए, तो अगर जब तक हम वो स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी हमारी नहीं चलेगी तो हमारा एक आम आदमी जो है वो पिसता चला जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते चले जाएंगे। क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है इस वक्त, जो हमारे टैक्स टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे। पिछले साल हमारा टैक्स टारगेट जो था वो 1500 बिलियन का था, वो किसी तौर पे बड़ी मुश्किलों से गवर्नमेंट ने अचीव किया। और इस साल के लिए जो टैक्स टारगेट मुख्तस किया गया था वो 1952 बिलियन का था। लेकिन शुरू के 10 महीनों में जो FBR की कलेक्शन है वो 1400 बिलियन की रही है। तो 2 महीने में 500 बिलियन का टैक्स टारगेट कलेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बजट जो है इस वक्त सर पे खड़ा है, और ये वो बजट है कि जो इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का आखिरी बजट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इस बजट में क्या ऐसी चीज़ें लेकर आएगी कि जो टारगेट जो रखेंगे अगले साल के, जो हम सुन रहे हैं कि 2300 बिलियन के यानी 2.3 ट्रिलियन के टैक्स टारगेट अगले साल रखे जा रहे हैं, वो कैसे अचीव होंगे। क्या जो वो टारगेट्स रखने जा रहे हैं तो इस बजट में कोई ऐसे नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट तो यही आ रही है और आवाज़ें भी यही आ रही हैं कि इस साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा। जो इस साल 1900 बिलियन कलेक्ट नहीं हो रहा, वो अगले साल हम कौन सी जादू की छड़ी चलाने वाले हैं कि जिससे 2300 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू हम कलेक्ट कर लेंगे। हमारे प्रोग्राम का अगर मैं आज ये कहूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जो लास्ट बजट है, क्या वो पॉपुलर होगा या अनपॉपुलर होगा, तो ये बिल्कुल मौजूद टॉपिक है। इस टॉपिक पे आज हमने बात करने के लिए अपने साथ स्टूडियो में बुलाया है ज़करिया उस्मान साहब को। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने पाकिस्तान में जितने अरसे से हैं, आपने हर लेवल पे काम किया है। आपने हर एसोसिएशन को इन वन और दी अदर कैपेसिटी में रिप्रेजेंट किया है। और इस साल आप जो है फेडरेशन की तरफ से बजट कमेटी के चेयरमैन हैं, और आपने बड़े मौजू जो है रिकमेंडेशंस बना के FBR को भेजे हैं। ज़करिया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ज़करिया साहब, हम जानते हैं कि ये आखिरी बजट है इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जो कि पहली गवर्नमेंट होगी एक अरसे के बाद जो 5 साल पूरे भी करेगी और हर साल बजट भी देती जा रही है और किसी ना किसी तरीके से उसे अचीव भी कर रही है। लेकिन इस साल हमारा टारगेट जो है 1952 बिलियन का, वो होता हुआ पूरा नजर नहीं आ रहा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये टारगेट 2 महीने में 500 बिलियन ये अचीव कर सकते हैं या नहीं? थैंक यू वेरी मच। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये मुश्किल काम है, और अगर जिस अंदाज में वो वसूल करना चाहते हैं कि हैपेजवर्ड वे में ये कब किसी को पकड़ धकड़ ये करके अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रियलिस्टिक टारगेट बनाना चाहिए। ये हर साल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बग़ैर हालात को देखे हुए टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट से नुकसान ये होता है कि उसमें ताजिर बरादरी परेशान हो जाती है। रेवेन्यू अफसर इनडायरेक्टली बड़े पैसे बना लेता है, बजट चाहे पूरा हो या ना हो। सही बात। आज आप देख रहे हैं कि इतने नोटिस इशू कर रहे हैं और सब सेटलमेंट कर रहे हैं। ये तो हमारा पुराना तो वो है, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो उन सेटलमेंट को बंद तो नहीं करा सकते, क्योंकि कानून में बड़ी फ्लोज है। सही। और डिस्क्रिशनरी पावर भी बहुत है। बिल्कुल सही फरमाया। तो अब ये दोनों चीज़ें जहाँ अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर तो जाहिर है कि इतना मैच्योर यहाँ पर इस मुल्क में अभी तक हम इतने IT में और इतने आगे नहीं बढ़ गए हैं सॉफ्टवेयर बनाकर कि हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए। टोटली एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है साथ साथ, जिसके लिए हमने अपने बजट प्रपोज में कहा है कि आप एक MST स्कीम दें और कोशिश करें कि लोग तकरीबन अपना जो पैरेलल इकोनॉमी में जो पैसे लगे हुए हैं वो इन रिकॉर्ड आ जाए। सही। जब एक दफ़ा वो इन रिकॉर्ड आएंगे तो उसका हिसाब भी होता है।
सेकेंडरी जो प्रॉब्लम यह है कि जो नया इन्होंने टारगेट रखा है, मेरा ख्याल है वो भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो इलेक्शन का साल है जी हाँ, दूसरा हमारी आधी इकोनॉमी जो है वो तो एग्रीकल्चर पर है, जो एग्जाम्प्ट है। अब जब भी बात करते हैं कि साहब टैक्स टू जीडीपी इतना है, भाई पहले ये 50% माइनस कर लो, फिर हिसाब कर लेते हैं। सही बात कि एक ही आदमी पे आप टैक्स का कितना बर्डन डालोगे। ब्रॉड बेस करना आपका काम है, मेरा नहीं है। आपने क्या ब्रॉड बेस किया इतना बड़ा स्टाफ रख के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में? नहीं, वो सजेशंस तो आप ही लोगों से मांगते हैं ना कि फेडरेशन क्या हमारी सजेशन प्रॉब्लम देती ये है कि हमारे सजेशन, मुझे याद है 3-4 साल पहले तक तो अब्दुल्ला यूसुफ के ज़माने में और माशाल्लाह शौकत अजीज़ के ज़माने में, आई डोंट से कि वो अच्छे थे या बुरे थे, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो हमसे 1 to 1 बात करते थे और बात करने के बाद हमारे सजेशन पे डिस्कशन होती थी और उस पर फिर एक बनता था कि ठीक है हम सेटल करते थे आपस में मुल्क के लिए। सही, कुछ हम देते थे कि हम ये करा के देंगे आपको ताजिर बरादरी से, और कुछ वो हमसे कंपनसेट करते थे। सही है। अभी आप देखें कि आज हो गए हैं मेरा ख्याल 3 या 4 हफ्ते रह गए हैं बजट को, जी हाँ, और अभी तक हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जब मैं गफीर लोगों को बुला लिया था इस्लामाबाद में, और 9 कमेटियाँ बनाई थी। उस 9 कमेटी में एक कमेटी में जो इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज़ है उसमें मेरा नाम भी डाला था, और उन्होंने एक मीटिंग भी रखी थी इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज ने और सेक्रेटरी BOI ने। यू बिलीव मी कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से, और दोनों मीटिंगें कैंसिल हो गई, जो एक 1:30 बजे थी और एक 2:30 बजे थी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा डिलेमा है। आप देखेंगे ये कितना इंटरेस्ट है इनको कंट्रीज है, तो जहां इंटरेस्ट ही ना हो, इनको तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ताल्लुक है, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट तो अलग है, मुल्क के इंटरेस्ट कुछ और आप उन लोगों को बिठाएं जिनको इंटरेस्ट हो या जिनके पास टाइम हो। सही बात, सही फरमाया आपने। अब सेकेंडरी बात यह है कि ये जो बजट बनाना चाहते हैं, हमने फिर प्रपोजल दिए हैं एज यूजुअल हर साल की तरह, और उसमें आपको पता है कि हमने 5-6 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स के व्यूज़ के साथ बनाए हैं। हमने ये भी नहीं कि कुछ हमने अपने वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिए कि साहब ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ऐसा नहीं किया। हमने तो इनको वो राह दिखाई है, कोशिश की है वो राह दिखाने की कि अगर आप इस पे चलेंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स को जरा आप ये बताइए कि आपने इस बजट में जो है कितना टाइम स्पेंड किया इस बजट के प्रपोजल्स को बनाने के लिए, और एक ये बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट जो है व्यूअर्स मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फेडरेशन ने जो है ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, जिसमें कोई मेरे ख्याल से इस वक्त कोई 27 के करीब पेजेस हैं, जो फोकस करता है कि कैसे टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है, जो फोकस करता है कि क्या इस वक्त इश्यूज हैं कि जो बिजनेसमैन को आ रहे हैं, और उन इश्यूज से विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ कैसे निकला जा सकता है या कैसे उन चीज़ों को रिजॉल्व एमिकेबली किया जा सकता है। हमारे पास लॉ में हर चीज़ मौजूद है, और अगर हम चाहें तो उन चीज़ों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई टैक्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोई बहुत बड़ी हमें जो है एफर्ट करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। मुझे सर ये थोड़ा सा बताएं कि इसके क्या मेन फीचर्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के। बात यह है, हमने कोशिश की है कि हम वो प्रपोजल दें जिससे हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त बिल्कुल ही डिप्रेस पोजीशन में है जी, लोग भी बहुत परेशान हैं। अच्छा, एक अच्छी बात, एक समझने आने वाली बात यह है कि अमीर आदमी भी खुश नहीं है, गरीब भी खुश नहीं है। सही फरमाया आप। चलो कोई एक खुश होता तो हम कहते हैं कि अमीरों का बजट हो गया सही, या गरीबों का हो गया, जी, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, बात यह है कि उसकी वजह यह है कि मैं तो वैसे कहा था उस दिन इस्लामाबाद में, मैंने कहा 3 चीज़ें आप हमें दे दें सब ठीक हो जाएगा, बाकी हमें कुछ ना दें। आप हमें लॉ एंड ऑर्डर दे दें, सही है, जो पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है उसको आप ठीक कर दें, वो आपके हाथ में, आप कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल बेफिक्र। सेकंड, हमने ये कहा था कि आप मार्कअप जो है जी, वो हमें वो दे दें मार्कअप कि जिस मार्कअप में हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ में जो है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, चाइना में है, जो हमारे से कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनके इक्वल कर दें। 10% के अंदर में आप ये कर दें। और आप जो गवर्नमेंट पैसे लेती है जी जी, लोकल बैंक से,
जी, उस लोकल बैंक में गवर्नमेंट के पास इतने पैसे बच जाएंगे कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप कैलकुलेशन करें तो गवर्नमेंट फिर स्प्रेड जो है दुनिया में कभी इतना नहीं होता। सही। टेकिंग ऑफ द लोन एंड गिविंग ऑफ द लोन जो है और टेकिंग ऑफ द डिपॉजिट जो है इसमें बड़ा फर्क है। अब आप जो है ये इसको सिस्टम को आपको चेंज करना है। तीसरा हमने ये कहा, मैं कहता हूँ कि आप यूटिलिटीज़ हमें इंटरनेशनल प्राइसेस पे दे दें। अगर यूटिलिटीज़ आप उसमें सब्सिडी अगर देनी भी है जी, तो आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हम पे जुल्म ना करें। प्राइवेटाइजेशन का मकसद ये नहीं है कि कमर्शियल कंपनी को आप ला के दें और वो हमारा खून तक ले ले। सही। आप देखें आजकल इन्होंने गैस जनरेशन कैप्टिव पावर जिनके पास है उनसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काट दी, कोर्ट में केस है। अब वो मुख्तलिफ अंडरटेकिंग लिखवाना चाहते हैं केईसी जो है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास कैप्टिव पावर है और एक दिन मुझे आप गैस नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरी इंडस्ट्री 24 आवर्स की है। अगर वो एक दिन मेरा डिस्टर्ब हो जाए तो 3 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही। तो आप जो है उसके ऊपर लोग कोर्टों में गए हैं, पैसे दे रहे हैं, रिस्टोर करा रहे हैं, यानी हमें अपने आप से निकलने ही नहीं देते। यानी मसाइल में उलझाते चले जा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है इस वक्त। मैं समझता हूँ इतनी सब्सिडियाँ दे रहे हैं, अगर इसको इलेक्ट्रिक को हमें फर्नेस ऑयल दें लोगों को। अच्छा, फिर ये है कि आई रिमेन ए डायरेक्टर इन केईसी, मेरे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। हमारे पास टोटल पावर कैपेसिटी अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ आपसे, कराची में हमारे पास एक्स्ट्रा पावर है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन आप फर्नेस ऑयल पोर्ट कासिम के जो हैं 2 ट्रांसफार्मर आप नहीं चलाते, फर्नेस ऑयल महंगा होने की वजह से या ना मिलने की वजह से। आईपीपीज को आप पैसे नहीं देते, वो नहीं चलाते। आपने देखा 2 दिन पहले आईपीपीज ने कहा। और उसके बाद जो है आप जो है वो चार्जेस रोज बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो 6 महीने के बाद मेरे माल लेना है, माल बनाना है, माल बना के भेजना है। मेरे पास वो कैलकुलेशन नहीं है कि मैं क्या ऑफर करूँ। मुझे यही नहीं पता कि आगे मुझ पे जो है वो यूटिलिटी कितने चार्जेस होंगे। सही बात है, क्योंकि अभी हमने अखबार में पढ़ा कि नवंबर से और अक्टूबर से जो है चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे, जिसका अनाउंसमेंट अब किया गया, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिवली उन चार्जेस को केईएससी रिकवर करेगी। तो मेरी तो सारी कॉस्टिंग ही आउट हो जाएगी अगर मैं बिजनेस में। मैं थोड़ा आपको 1 मिनट में ये समझाने की कोशिश करूं कि मैं 1973 में जब कायम अली शाह वाज द मिनिस्टर, आई वेंट टू द हांगकांग। उस वक्त मुबशिर साहब मिनिस्टर थे फाइनेंस के, और उन्होंने 2-3 दफ़ा टैक्सेस डाल दिए थे। तो जब मैं उन गोरों से जाके मिला, जो गोरों की कंपनियां थी हांगकांग में, उन्होंने मुझसे कहा कि वी विल नॉट बाय फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा रीज़न? बोला रीज़न ये है कि हम थर्ड पार्टी कंज्यूमर मार्केट नहीं है, हम थर्ड पार्टी बायर हैं। आपसे माल लेके आगे कमिटमेंट कर देते हैं, हमारा 1 सेंट 2 सेंट होता है। अगर आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे तो हम नया माल ले लेंगे। और उसके बाद से आप देखें आपका ड्रॉबैक चलता ही आया है। और जो कंट्री आपके कम्पिटिटिव थे वो थाईलैंड वगैरह, वो 200 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही फरमाया आपने। एक बात। दूसरी रीजनल के ऊपर जो बात चल रही है, आई एम टोटल इन फेवर ऑफ द रीजनल ट्रेड। सही। रीजनल ट्रेड आप नहीं करेंगे तो आसियान के जो कंट्रीज थाईलैंड और जो बर्बाद थे वो उसकी तरह रहेंगे। आप आज देखें वो सारे कंट्री आसियान में आने के बाद सब डेवलप हो गए इकट्ठे। आज के ज़माने में कोई अकेला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और इसी तरह का एफिलिएशन बन के एक पूरा सेक्टर खड़ा होता है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये बताइए, आपने जो इस रीजनल ट्रेड की बात की, तो क्या हमें ज़रूरत है उनकी, या ये दोनों तरफ से ज़रूरत है? मेरा ख्याल है दोनों की ज़रूरत है। एक खौफ बिठा दिया गया है। जी, मैं इसी पे चाह थोड़ा सा आप डिलिब्रेट कर दीजिए। वो कहते हैं एक वो जो है ना वो आपको खा जाएंगे। भाई कैसे खा जाएंगे यार? हमें 1 अरब 1.25 अरब की मार्केट भी तो दे रहे हैं। क्या हमारे पास कैपेसिटी है उतना प्रोडक्शन करने के लिए? ये सवाल, या वो मैंने पहले आपसे बात कही कि हमें वो दे दो जो उनके पास है। जी हाँ, जी हाँ। तो हम इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी दोगे तो भी मैं नहीं समझता कि हमें कोई लॉस होगा। इनिशियली हमें तकलीफ होगी। ज़करिया साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है। हम
यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि हम अगर रीजनल ट्रेड करते हैं तो हम नुकसान में नहीं रहेंगे। आप हमें ये प्रोग्राम देख के बताइएगा कैसा लगता है। थैंक यू। वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोग्राम। व्यूअर्स, इकोनॉमिक व्यूज विद ज़ीशान मर्चेंट में आज हम बात कर रहे हैं अपकमिंग फेडरल बजट। विद दैट, विल इट बी अ पॉपुलर बजट और अनपॉपुलर बजट। हम ज़करिया साहब से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो रीजनल ट्रेड हमारा बढ़ रहा है या बढ़ाना चाहते हैं हम, इसमें पाकिस्तान को नुकसान है या उसके लिए फ़ायदा है, या अपॉर्चुनिटी है या बहुत ज़्यादा उसको डिस्कम्फर्ट जोन में पाकिस्तान है। ज़करिया साहब प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और दुनिया में ये मिसालें जो मैंने आसियान की, ECC की और ये सारी दी है, अमेरिकन और कनाडा और मैक्सिको वाला जो है वो। देखिए, बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स बनते हैं जो हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। सही। वो रॉ मटेरियल्स में आज की सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो शिपिंग कॉस्ट है। सही फरमाया आपने, बिल्कुल, कि शिपिंग कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है। हमारे अगर बाजू से मेरे को माल मिल जाता है और बाई रोड मेरे पास आ जाता है, जो सारे यूरोप में बाई रोड चल रहा है, सही, तो आप कैसे नुकसान होगा मुझे उस रॉ मटेरियल्स पे? वो रॉ मटेरियल मुझे सस्ते मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि मैंने उन रॉ मटेरियल जो मैं वैसे ही दुनिया से इंपोर्ट करता हूँ, इंडिया से इंपोर्ट करूँ, तो क्या लॉस होगा मुझे? दूसरा, अभी हमने हमारी लोन लेके गए थे लाइफ स्टाइल के नाम से, ये जो टिडाफ वाले। इससे पहले हम प्लास्टिक की एक एग्जीबिशन में इंडिया प्लास में गए थे। हमारा क्वालिटी इंडिया से बेहतर है, एक बात को समझे आप। अच्छा। हमारा लाइफ स्टाइल इंडिया से बेहतर है। जितनी गुर्बत इंडिया में है, जबकि वो काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है, बड़ा रिजर्व भी है, हर चीज़ है, इतनी माशाअल्लाह का करम है यहाँ नहीं है। हमारे पास 60% का मेन पावर है यंगस्टर का। इंडिया को IT की इंडस्ट्री में इस वक्त हज़ारों लोग चाहिए, तो वो दुनिया से मंगाए, उसे महंगे पड़ते हैं, तो वाई नॉट वो पाकिस्तान से मंगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बजा। तो ये सारी चीज़ें देखें, वहाँ प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनता है, वहाँ केमिकल्स कितने बनते हैं। तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी स्मॉल एंड मीडियम की बहुत ज़्यादा है, और हमारी ज़रूरत भी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री ही है अभी। सही। हमारी ज़रूरत बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है। हमने ये जो यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं हमारे, उनको भी खपाना है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह बढ़ता रहा तो क्राइम कभी कम नहीं हो पाएगा। ये मेरी बात लिख लें, आप कुछ भी कर लें। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो आदमी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है और उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके पास फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और वो अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान के लिए नुकसान है वो, और वो खतरनाक बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, दुनिया में अब हमारा आना जाना भी डिफिकल्ट हो गया है, वीज़ास प्रॉब्लम भी हो गए हैं। सही फरमाया। तो कहीं तो कोई राह तलाश करनी है ना हमने। तो मैं समझता हूँ इसका कोई लॉस नहीं है, हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है। सही। और बाकी हमारे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी साइड बाय साइड सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आज चाइना ताइवान पे हमला क्यों नहीं करता? ताइवान तो बहुत छोटा है, इसलिए कि चाइनीज़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट है। आज जो है हांगकांग को क्यों चाइना ने ऐसा रखा हुआ है आज़ाद, हालांकि उन्होंने तो टेक ओवर कर लिया है जी। अच्छा, आज जो है अमेरिका और चाइना करीब क्यों आ गए हैं? क्योंकि जिस प्राइस में चाइना उनको डेली यूज़ के आइटम सप्लाई करता है, अमेरिकन सारी ज़िंदगी नहीं बना सकते उस प्राइस में। सही। इकोनॉमीज़ तो ये सारे इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स हैं, और जब हमारा या उनका इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के पास हो जाएगा तो पॉलिटिकल सेटलमेंट भी वो कराएंगे जिनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप समझते हैं कि इस बायलैटरल ट्रेड में दोनों कंट्रियों को फायदा होगा और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी। और हमारा थोड़ा सा इनिशियली अगर हो सकता है कि चूँकि हमारे प्रॉब्लम्स है ना ये यूटिलिटीज़ के, और ये जी, अगर ये ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन कम्पीट टू इवन इन इंडिया, वी कैन सेल। अच्छा, इंडिया में फिर हर किस्म की मार्केट है। सही। इंडिया में
सूरत में गया था, मैंने वहाँ बात की थी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो कहने लगा मेरा माल बहुत अच्छा है तो दिल्ली और बॉम्बे में बिक जाता है, मेरा माल जो है वो थोड़ा सा ख़राब है तो बंगाल चला जाता है। सही। मेरा माल अगर मिडिल का है और कोई ऐसे अच्छे जो बहुत मिडिल क्लास के डिज़ाइन है तो यूपी सीपी की मेरे पास मार्केट है। ठीक। तो उसके बाद हर किस्म की मार्केट है, कचरे की भी मार्केट है। सही। तो अल्टीमेटली आपको नेबरहुड से अगर ये मिल जाता है, फिर इंडिया और चाइना कितने करीब आ गए हैं। सही फरमाया आपने। तो इंडिया और चाइना भी तो इकोनॉमिकल पॉइंट से करीब आए हैं ना, उनका भी तो जंग हो गई थी और उनके भी तो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर सरहद पर। सही बात। तो वो अपनी जगह पर है, ट्रेड अपनी जगह पर है। हमें अगर कोई चीज़ सस्ती मिलती है इन कंपेयर टू वर्ल्ड तो हमारी तो सेविंग है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सेविंग जो है वो ज़्यादा आसान होती है बनस्बत के अर्निंग के। दैट्स करेक्ट। तो जब सेविंग आसान है तो फिर सेविंग कर लो। नहीं, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर हमें इतनी पोटेंशियल मार्केट में एक्सेस मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और पाकिस्तान का ट्रेड जो है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं और हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त एक बहुत स्लोनेस का शिकार है उससे निकल आएगी बाहर और हमारे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी और हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और हमारा सबका इस वक्त जोर इसी पे है कि रोजगार मिल जाए। लेकिन टोटल मकसद गवर्नमेंट का भी ये होना चाहिए कि खुशहाली आए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आई एग्रीड के इस 2-3 सालों में खुशहाली यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में आई है, लेकिन उसका आपके रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चर। तो फिर देखे ना, होना तो ये चाहिए कि जो कमाता है इस धरती से वो टैक्स दे। बिल्कुल नहीं कहते कि एग्रीकल्चर दे, हम कहते हैं जो इस मुल्क से कमाता है वो टैक्स दे। तो फिर अभी आप हमें क्यों, मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों ने कुछ ज़मीनें ले ली है, वहाँ से इनकम दिखा रहे हैं जैसे पोल्ट्री फार्म पे, हमें क्यों आप गलत डायरेक्शन पे डालते हैं। आप एमएसटी दें, लोगों को वाइट कराएं पैसे, लोगों को ब्रॉड बेस कराएं। आप आगे देखें ना, सेल टैक्स का मामला जहाँ तक है, मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम 3 से 4-5% नेट बचता है, बाकी रिफंड में चला जाता है। तो ये सारा रिफंड का रैकेट और ये सारे ड्रामे करने की ज़रूरत क्या है। डायरेक्टली अगर इनिशियली स्टार्ट अगर 3-4 से करते आप, देखिए तो हो सकता था। इस पे तफसील से मैं आपसे बात करूंगा। ये वो इशू है जो आपका और हमारा ब्रेन चाइल्ड है, इस पे मैं आपसे बड़ा तफसील से डिस्कस करूंगा। मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बजट, आने वाला बजट जो है, क्या ये गरीबों के लिए कोई खुशखबरी लाएगा या हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी गरीब फर्दर परेशानी में गिर जाएगा? नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कैसे लाएगा। यूटिलिटीज के दाम मुफ्त कर देंगे, वो तो बढ़ा रहे नहीं बढ़े। खाना में सस्ता कर देंगे, वो भी बढ़ रहा है। फिर फूड पे आप सेल टैक्स कम कर देंगे तो हो सकता है 2-4% का फर्क आए, तो इन्फ्लेशन में वो फर्क भी धुल जाएगा, क्योंकि $100-100 रुपए का फूड पे वैसे तो अभी फूड आइटम पे जो मेन जो है उस पे तो है ही नहीं सेल्स टैक्स बिल्कुल। तो फिर आप कैसे लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि यूटिलिटीज को कंट्रोल करें, सही, एम्प्लॉयमेंट की जगह पैदा करें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, ताकि लोग जो है वो 6 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए की साइट और कोलोंगी की जगह छोड़कर नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट में सस्ती जगह पर जाएं, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग कम हो, उनका इन्वेस्टमेंट कम हो, उन पर मार्कअप कम हो, वो फिजिबल हो जाए तो हो सकता है। तो ये तो कुछ होना नहीं है। नहीं तो बजट में जो इस, जैसे हम कह रहे हैं कि ये आखिरी बजट है और ये इलेक्शन बजट इसको लोग टर्म कर रहे हैं और जो हमारे एनालिस्ट भी कहते हैं कि ये इलेक्शन बजट है, तो इसमें वो ये भी देख रहे हैं कि शायद कुछ रिलीफ दिए जाएंगे। वो ऐसे ही करेंगे कि वो जो बेनजीर प्रोग्राम है 10-20 हज़ार रुपये बांट दें, ये तो रिलीफ हो जाएगा। नहीं, वो तो आप किसी को फकीर बना देते हैं। तो 1-2 महीने के लिए, हो सकता है 4 महीने के लिए। अब परमानेंट सोल्यूशन क्या है, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ आपके पास। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लॉ एंड ऑर्डर करें, सस्ते इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोवाइड करें, लोगों को यूटिलिटीज दें, इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मार्केट में मार्कअप कम करें, तो आप अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा तो सस्ता बिकेगा और अल्टीमेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। अल्टीमेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही फरमाया। तो आपने जो अभी फेडरेशन से जो प्रपोजल भेजे, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। क्या हमने ये कहा है कि मशीनरी पे ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही बात। अब वो मशीनरी ये इन्होंने बहुत मुख्तलिफ का एक चेक देंगे और एक पता नहीं ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, आई डोंट नो, कि एक चेक देंगे फिर चेक आपको रिलीज हो जाएगा जब आप किसी टैक्स पेयर वाले को। भाई बात ये है कि मशीनरी किसी ने खानी तो नहीं है। सही बात, लोहे का टुकड़ा है, बेकार है। अगर मशीनरी जो है वो बेसिकली तो लोहे का टुकड़ा है, चलेगा तो मशीनरी है।
बिल्कुल सही। तो फिर वो कमर्शियल इंपोर्ट करे या मैं इंपोर्ट करूं या कोई मुझे दे, इससे आपको प्रॉब्लम क्या है यार? और हिस्टोरिकली ड्यूटी नहीं थी इस पे, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और ये अभी लगा दी गई। इनडायरेक्टली वैसे ही परेशान कर दिया है, बिजनेसमैन को परेशान कर दिया है ना, कि भाई अगर कमर्शियल इंपोर्ट वाला मंगाता है और मुझे बेचता है तो आपको तकलीफ क्या है? सही। मशीनरी है, उसने चलना है, उसने आपको टैक्स जनरेट करना है, सेल टैक्स देना है, बाकी टैक्सेस देने हैं, प्रॉब्लम क्या है? फिर मैं ये कहता हूँ कि आपके टैक्सेशन की जो 35% कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने लगाया हुआ है, जी। इसको आप 20% पे ले आए। सही। और 20% में आप इकट्ठे 15% कम नहीं कर सकते, हम भी समझते हैं। आप 5% इस साल कर दें और 2.5% 4 साल की स्कीम दे दें जो को ख़त्म ना कर सके कोई। सही। उसको लॉ का प्रोटेक्शन दे दें। सही। तो 5 साल के बाद ये 20% हो जाएगी। जब टैक्स कम होंगे तो लोग आएंगे और खौफ का माहौल दूर करें। देखिए अब्दुल्ला यूसुफ जो था, मैंने उसमें एक अच्छी बात ये देखी कि उसने खौफ का माहौल ख़त्म कर दिया। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उसने ऑडिट ये वो सब, आप समझते हैं ऑडिटर जो आता है वो ऑडिट ठीक करता है, तो पैसे के लिए आता है, तो आप ही ले लें वो डायरेक्ट। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है, क्योंकि जब ये करप्शन हो रही है, अगर वही पैसा गवर्नमेंट को मिल जाए तो वो कितना गवर्नमेंट उससे फायदे में आ जाएगी। क्योंकि अभी हम ये एक एडमिटेड पोजीशन है कि 600 से 800 बिलियन की करप्शन है, और अगर ये 600 से 800 बिलियन गवर्नमेंट की किटी में चला जाएगा तो इससे हम कितना बात कर रहे हैं, जाएगा। फिर हम बात ये कर रहे हैं कि साहब स्मगलिंग जो है इस वक्त हर चीज स्मगलिंग में, आपने देखा कल टीवी पे शायद दिखा रहे थे कि पेट्रोल आ रहा है ईरान से। जी हाँ, बिल्कुल। प्लास्टिक रॉ मटेरियल आ रहा है ईरान से। बिल्कुल सही कहा आपके। अच्छा ये होता क्या है, थोड़ा इस पे आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी। होता क्या है कि स्मगलर फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रॉ मटेरियल लाता है तो वो मुझको नहीं बेचेगा, क्योंकि मैं इनपुट और आउटपुट के सर्कल में गिरा हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बेचेगा। ठीक। 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर में बिकेगा, 2 नंबर की प्रोडक्ट होगी, 2 नंबर खरीद लेगा। पैरेलल इकोनॉमी चलती रहेगी और बूम होती रहेगी। हमारी जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो नीचे आ जाएगी। प्रॉपर इकोनॉमी फिर मैं उसकी कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये अब स्मगलिंग तो रोक नहीं पाते, हर चीज आ रही है। तो एक फिर आपका वैल्यूएशन का कस्टम का बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कितनी % स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान? मैं समझता हूँ इस वक्त तो हमारे रॉ मटेरियल में तो तकरीबन 15-20%, 25% आता होगा रॉ मटेरियल ईरान से, और वैसे टोटल तो बहुत सारी हो रही है, हर चीज़ ही मिल रही है। आपने देखा नहीं कि नॉन ट्रेडिशनल आइटम की यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं लगती है। सही। ट्रेडिशनल आइटम पे जिंदा है। सही बात। राइस है, कॉटन है, और गेहूँ है, हमारा वीट है, और इसी पे हम जिंदा है। ठीक। ट्रेडिशनल आइटम पे नहीं आती तो दुआ कर लेते हैं, अल्लाह मियाँ बारिश बरसा देते हैं, बिल्कुल मस्जिदों में अजानें दे देते हैं, हो जाता है काम। नॉन ट्रेडिशनल आइटम जिसपे फारिस के कंट्री, आसियान के कंट्री खड़े हैं आज, जी जी, उनके पास तो ये कोई चीज़ नहीं है, तो वो आपने डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि वो सारे आइटम स्मगलिंग में आते हैं। सारी कॉस्मेटिक स्मगलिंग में आती है। सही। सारी जो है प्लास्टिक की जो इलेक्ट्रिक के स्विचेस वगैरह सब इसमें आते हैं। तो जितनी छोटी चीज़ें हैं जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम को बढ़ाती हैं, जी जी, वो सारी स्मगलिंग में आती हैं। फिर आपने ब्रांडेड का तो कोई तस्वुर कायम नहीं किया। इंडिया ने बहुत सारा ब्रांडेड दुनिया से खरीदे, आज 10 साल के बाद इंडियन ब्रांड हो गए वो। जी हाँ। तो हो सकता है इंडिया से आप ब्रांड लें, उस ब्रांड को आप इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया भी बेचता है, आप भी भेजें। ब्रांडेड में $1 की चीज़ $60 की हो जाती है। बिल्कुल सही फरमाया। तो ब्रांडेड का तस्वुर नहीं किया तो आप तो रॉ में रॉ बेच रहे हैं ना। बिल्कुल, हम तो अपनी सारी कॉटन ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कॉटन जितनी भी उग रही है हम बाहर भेज दें, और फिर वही लोग बना के हम उनसे वापस खरीद लें महंगे दामों में। वैल्यू एडेड का तस्वुर आपने कोई नहीं रखा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बैठकर करें और 5 साल मंसूबा बनाएं, जो अयूब खान के ज़माने में 2 बने थे, जिसकी रोटी आज तक खा रहे हैं आप, और सिख मिलों के नाम से बेच रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के नाम से पैसे बना रहे हैं। आप जो हैं वो इंडस्ट्री नहीं लगेगी इस तरह से। PIDC में एक ज़माना था गुलाम फारूक के ज़माने में, इनिशियली अयूब खान के दौर में 5 साल मंसूबे बनते थे जी। PIDC फैक्ट्री लगाता था जी, टाटा सीमेंट है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। PIDC उसको रनिंग पोजीशन में लाता था और एक इंडस्ट्रियलिस्ट उसको चलती हुई खरीद लेता था। ठीक। अच्छा, जब वो चलती हुई खरीदता क्यों था, उसकी रीजनिंग थी कि जो 3-4 साल जिसको लगाने के जो लगते थे, उन 3-4 सालों में कनेक्शन लेना, ये करना, वो करना, गवर्नमेंट खुद थी तो गवर्नमेंट को हर चीज़ मिल जाती थी, इंडस्ट्री लग जाती थी। सही।
उसके लिए गवर्नमेंट के लिए 2 साल लगते थे, प्राइवेट वाले को 4 साल लगते थे। तो वो इस चक्कर में रहता था कि तैयार मिल जाए और कल से देना शुरू करें, आज मैं पैसे दे दूँ। और इस तरह से बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी उस ज़माने में। और 58 से 68 तक एक डिकेड मनाई आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उसके बाद से आपने देखे क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। वेरी वेल सर जकरिया साहब, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। व्यूअर्स, जकरिया साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि पिछले अदवार में हम प्रॉपर प्लानिंग करते थे जो आज चंद सालों से हमें नज़र नहीं आ रही। इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। इन्होंने ये भी बताया कि जब पुराने टाइम में इंडस्ट्री गवर्नमेंट खुद बनाती थी, हर चीज़ खुद तैयार करके मुझे टर्न की करके अगर मुझे ख़रीदनी होती थी तो मिल जाती थी। आज वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जिसकी वजह से हमें नुकसानात हैं। पार्ट 2 हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है। आप हमें व्यूज़ अपने कमेंट्स भेजिए 24/7 online.tv पे। इसके बाद हम पार्ट 3 में मज़ीद इश्यूज़ पे ज़करिया साहब से बात करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ इकोनॉमिक व्यूज़ विद ज़ीशान मर्चेंट। हम बात कर रहे हैं अपकमिंग फेडरल बजट पे कि वो बून होगा या बेन होगा, आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ख़ास तौर पे कोई रिलीफ आएगा या नहीं आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर कोई स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने पिछले साल के बजट में देखा था कि गवर्नमेंट हेल्थ पे और एजुकेशन पे 1 रुपया फी बंदा पर डे खर्च कर रही थी। यानी अगर मुझे हेल्थ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर साल का 365 रुपये खर्च करती है अकॉर्डिंग टू द बजट एलोकेशन, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर आज मुझे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो वही मेरे से 1000 रुपये या 1500 रुपये फ़ीस ले लेता है। तो गवर्नमेंट के 365 रुपये की ज़रूरत फिर मुझे नहीं पड़ती, या वो मेरे लिए कोई खुशी नहीं लाते जो वो मुझ पर स्पेंड करना चाह रहे हैं। देयर आर नो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, नो वेलफेयर हॉस्पिटल्स। तो क्या इस बजट में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो? हम बात कर रहे हैं ज़करिया साहब से कि क्या ऐसे स्टेप्स उन्होंने प्रपोज़ किए हैं इस अपकमिंग बजट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इन्होंने प्रपोजल्स तो दे दिए है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर 1-to-1 मीटिंग करके इनसे डिस्कस नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरेशन है। ये पाकिस्तान में अगर रेवेन्यू अर्निंग देखा जाए तो इस फेडरेशन के थ्रू पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू अर्न होता है। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर इनको एक डिस्कशन का टाइम ना दे इस अपकमिंग फेडरल बजट के प्रपोजल्स को डिस्कस करने के लिए, तो हमारे मुल्क का डिलेमा है। जकरिया साहब प्लीज आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए जो आप प्रपोजल्स बता रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रपोजल्स हैं उसकी बात में 2-3 मिनट लेना चाहूँगा। एक तो मल्टीपल टैक्सेस हैं। जी बिल्कुल सही। वो मल्टीपल टैक्सेस का हम कहते हैं यूनिफॉर्म टैक्स कर दो। बिल्कुल सही, सिंपल है, उसमें सिंगल रेट टैक्स होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा, इन्होंने बीच में जो FIR लोगों की काटी इनडायरेक्ट लेकिन इम्पोर्ट की, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहला जिसने फ्रॉड किया है कि उसने अदरक मंगाई और प्लास्टिक रॉ मटेरियल का अगर उसने इनवाइस बनाया है, तो जब आपने उसको वेरीफाई कर दिया और उसका रिफंड आपने क्लियर कर दिया, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये आपके सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं आया कि प्लास्टिक की एंट्री जाए, प्लास्टिक में वेरीफाई होना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो आपके सॉफ्टवेयर की गलती है, इसमें लोगों की क्या गलती है? अब आपने प्लास्टिक रॉ मटेरियल ले लिया, मैंने आपसे इनवाइस लिया, यू आर ए रिपोर्टेड मैन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपसे। आपने भी रॉ मटेरियल समझ के ही लिया था, तो मैंने आपसे माल ले लिया। बिल्कुल सही बात। मुझसे किसी दूसरे ने ले लिया तो आप 5 को बंद करने के इज्जत के खाते में बंद करे चले जा रहे हैं। देखिए ये तो इनका बड़ा सिंपल सा हुआ है कि किसी से मिल जाए, तो ये ऐसे नहीं चल रहा। टैक्सेशन स्कीम ऐसे नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनपॉपुलर हो रहा है। FBR को इससे बहुत नुकसान हो रहा है और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। अब बात यह है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में ये डेवलप करें कि जब मैं किसी प्लास्टिक की बिल लेता हूं तो प्लास्टिक वाला होना चाहिए, वहां आपको बाद आइटम टू आइटम वेरीफाई होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और आप ये समझते हैं कि ये जो रिफंड चले जाते हैं ये क्या एक आदमी ले लेता है?
ये रिफंड क्या इनका बंदा नहीं मिला होता? कन्वेंस है बिल्कुल इनके अगर ना होता तो हमें तो रिफंड नहीं मिलता। सही, बिल्कुल सही। उनको कैसे मिल जाता है? ये आपकी बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये अभी क्या करेंगे कि ये आपका रिफंड रोक के उसमें दिखा देंगे बजट में। ये एक नई कहानी है जो चल रही है, हर साल जून के करीब यही होता है। तो अब एक प्रॉब्लम ये है, CNIC का मामला इन्होंने किया हुआ है इस वक्त, ये डिलेमा नया शुरू कर दिया है कि भाई आपको पता है कि यहाँ पर कोई बिल नहीं लेता, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाली बिल काटने पे मजबूर है, आप ओरिजिनल बिल नहीं देती, अगर पार्टी उसको 50 लाख में आपने एग्जम्पशन दी हुई है तो एक साथ ये 4-5 स्कीमें न चलाएं ना, आप सबको ख़त्म कर दें और 3 या 4-5% स्टार्ट ले लें, अब नेट ले लें लोगों से। हाँ, अब मैं इस पॉइंट पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये कहा है और इस पे कुछ स्टडी मेरी भी हुई है, मैंने भी की, कि इस वक्त गवर्नमेंट को नेट रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कितना मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि आफ्टर रिफंड्स एंड आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स कोई 4-5% से ज़्यादा मिलता होगा। तो क्या ही बेहतर हो कि ये सेल्स टैक्स के रेट को जो इस वक्त 16% है, हम नहीं कहते कि एकदम से बिल्कुल कम कर दें, लेकिन अगर ये 16% से उठा के 8% पे या 7% पे या 6% पे ले आए तो आप नहीं समझते कि इससे स्मगलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इससे रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगा? मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान पाक हो जाएगा करप्शन से। वेरी वेल सेड जकरिया साहब। ये पाक हो जाएगा पाकिस्तान, और ये पाक होने का रास्ता ही यही है कि हर वो राह बंद कर दो जहाँ से करप्शन होता है। सही। आप लोगों को रोक नहीं सकते क्योंकि आर्टिफिशियल कंपटीशन हमारे मुल्क में इतना बढ़ गया है कि एवरीबडी वांट टू बी द मिलियनर विद इन अ नाइट। दैट्स करेक्ट। तो जब ये जहाँ टेम्पो बन जाए जिस कौम का, उस कौम को आप इस तरह तो नहीं रोक सकते कि आप समझेंगे 4 पकड़ लेंगे तो वो मान लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है वो राहें बंद कर दें जहाँ से करप्शन स्टार्ट होता है, 4-5% सेल टैक्स ले लें, उससे ब्रॉड बेस भी हो जाएगा। सही। उससे लोग इन भी हो जाएंगे कि यार 4% देना है, चलो दे देते हैं, गवर्नमेंट से जान छुड़ाओ, तो उससे धंधा भी खुल जाएगा, स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। देखिए ना, धंधा खुलता है बेखौफी में, खौफ में धंधा नहीं खुलता। सही है। तो जब आप इसको क्लियर कर दोगे तो मेरा ख्याल है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे लोगों का क्या होगा। अब उनके लोगों के लिए भी हमारा मसला है भाई। नहीं तो उन लोगों को लगा देना फील्ड में कि वो ढूंढे नए टैक्स पेयर्स। नहीं तो वो उस फील्ड में तो काम ही नहीं करना चाहते ना, रोडों पे निकले थोड़ा पसीना बहाए तो क्या जरूरत है उनको, बैठ के आपको बुला के ही पैसे ले लें तो क्या तकलीफ है। नहीं, लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट, कुछ अच्छे लोग हैं उसमें, उन लोगों को यूज करें। यकीनन कुछ अच्छे अफसरान हैं जैसे गाड़ी चल रही है, उनको यूज करें और एक ब्रॉड बेस बनाएं 4-5% में कि आप क्या देना है। सेमिनार्स करें, लोगों को अंदर जो खौफ है उसको दूर करें। बिल्कुल सही। मीटिंग्स करें, गेट टुगेदर्स करें। देखिए इंग्लैंड में एक लॉ आता है ना, तो 2 साल पहले अखबार में आता है कि भाई ये आने वाला है, आप अपने कमेंट्स दें। ये तो रातों रात थोप देते हैं ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो वो एक पब्लिक को एक आप कंपेन तो चलाए ना, किसी चीज को बेचना है, आपने भी तो बेचना है ना, टैक्स लेना है तो आसान तो नहीं है, अपना प्रोडक्ट बेचना, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सही फरमाया। बैंक की तरह तो आप जो है उसको प्रोजेक्ट करें। भाई अगर आज मुझे ये पता होगा कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछेगा, जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उस पर कोई सवाल नहीं होगा, तो मैं बेधड़क बिजनेस करता चला जाऊंगा। अगर मेरा बिजनेस लाख रुपए का है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो लाखों रुपए में आ जाए, ताकि अगर मेरा मार्जिन अगर चाराने है तो वो चाराने अगर मेरा 10 लाख पे मिल रहा है तो मुझे बहुत फायदा है, और अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ उस पर चाराने मिल रहा है तो कुछ भी फायदा नहीं है मुझे। नहीं, उसके बाद आप अगर उस पर आप 4 आने कमा रहे हो 1 लाख पे, तो लेकिन मसला ये है कि आप ना लोगों को एम्प्लॉय दे सकते हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर आपने वो खाते जो खोल रखे हैं, UOBI, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन सेस, बिल्कुल ये सब बंद है, सूट टाइप इनके फिर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। अब ये खाते बंद करें, एक जगह टैक्स ले लें हमसे। सही है, सिंगल टैक्सेशन होना चाहिए। कर लें आप, ये पूरा मिला लें कि भाई साल में आप सब खाते मिला के कितने पैसे देते हो, उससे 10% बढ़ के आप हमें दे दो, खलास हो गई। नहीं, लेकिन अब ये तो कहते हैं ना कि UOBI, सोशल सिक्योरिटी, ये तो सिंध रेवेन्यू है, फेडरल का है ही नहीं यार। सिंध रेवेन्यू है, UOBI तो सेंट्रल का है, बाकी जो है सिंध के हैं, तो सिंध वाले जो हैं वो ये कर लें, एक और एक UOBI कर लें। सही, लेकिन कहीं तो सेटल करें ना कि हमारे पास हर वक्त कोई ना कोई चला आ रहा है एक फाइल पकड़ कर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये सारा एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अगर 16, 17, 18 एजेंसियों को भुगताएगा तो काम कब करेगा वो? सेंट्रलाइज हो जाए, हर चीज सेंट्रलाइज हो जाए, उसको पता हो कि उसको इतना पे करना है। हमने किस पे, मैं जब चैम्बर में था तो एक किताब भी लिखी थी वन विंडो ऑपरेशन पे,
तो उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह में हमारे साइट में 4 दुकानें खोल दी, वही 4 आदमियों की। मैंने ये कहा था कि एक दुकान खोलो और 4 चीजें ले ले। सही है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। नहीं हुआ, उस पर किताब भी लिख ली थी हमने। तो जिस जमाने में जब ऑक्ट्राई खत्म कराया था तो सेल टैक्स के खाते डाल दिया था उसको। तो ये जो है ना, ये वक्त पास करने वाली बात नहीं है। 5 साल मंसूबा बनाए, बैठ कर कोई बात नहीं, 5 साल के बाद तो खुशहाल हो जाएंगे। सही। लेकिन एक उम्मीद तो क्रिएट करो आवाम में। सही भाई आज अगर डैम बनना शुरू हो तो मुझे ये तो उम्मीद हो जाए कि अब आपका पानी जो है वो समंदर में जाके नहीं गिरेगा, बारिश आएगी तो 5 साल बाद बन ही जाएगा कुछ ना कुछ। बनी। सही। ये बताइए, तो होप पैदा करने का टाइम है। कम से कम आप वो फ्रस्ट्रेशन तो खत्म करो, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव चीजें उसकी उम्मीद तो बिल्कुल सही। उसकी उम्मीद तो हो जाए कि उसको कि भाई मैं आज नहीं तो कल मेरा इंशाल्लाह मेरी तो कोई जिंदगी गुजर गई, मेरे बच्चों के लिए यहाँ मुस्तकबिल है। सही है। अभी तो लोग ये बात करते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है यार इस मुल्क में। दैट इज वेरी बैड साइन। किसी कंट्री के लिए डिलेमा है बहुत बड़ा है। देखें ना, अगर बर्फ पड़ती है रशिया में तो परिंदे उड़ के आपके यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये और बात है कि कुछ मारे भी जाते हैं शिकारियों को हाथों, लेकिन आज निकल जरूर जाते हैं अपनी जगह छोड़ दो। तो आप ये उनको ऐसा नहीं करो। आप जो है, आपके पास बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, आपके पास बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट पे ब्रांड नहीं है, आपकी प्रोडक्ट का वैल्यू एडेड नहीं है, आपकी एनर्जी सप्लाई नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर से खौफ आता है। सही है। तो ये सारे मसले दूर कर दो। सब पाकिस्तान को ब्रांड करना होगा, मार्केट करना होगा, पाकिस्तान को मार्केट करना, नेम पाकिस्तान शुड बी मार्केट। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये कह देना चाहिए कि इंडिया का एम्बेसडर जो है ना बाहर, वो इंडिया की प्रोडक्ट एम्बेसी में रखता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट करता है। हमारे यहाँ तो आपको मिलते भी नहीं है वो, आप जाएं तो सब टीए का चक्कर है और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। आई वेंट टू ताजिकिस्तान, वहाँ पर इतनी बेहतरीन पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग। भाई कितने लोग हैं, पर 400-500 पाकिस्तानी हैं, तो इतनी बड़ी एम्बेसडर की क्या ज़रूरत है भाई ये खर्चा बढ़ाने की। तो आपको अपने एक्सपेंसेस भी काटने होंगे, एक्सपेंसेस कट करने हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस हुए थे वैसे। आपने प्रेशर में रखा है इतना खुद भी प्रेशर में रहें और 2-4 साल इस मुल्क को दे दें तो मैं समझता हूँ। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना कि मैंने 40-50 गाड़ियों का मोटर गेट बंद कर दिया, मैं ट्रैफिक नहीं रोकता, मैं हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता हूँ, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके जगह चला जाता हूँ, तो शायद उसमें पेट्रोल कम खर्च होता हो। नहीं, ये अगर इस किस्म का एटीट्यूड होगा, ऑस्टेरिटी मेजर्स है ये उनके बगौल उनके। हाँ, तो वो जिससे कहा था ना किसी चर्चिल ने शायद कि किसी ने कि भाई अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो तो ये तो मजाक हो गया था एक, लेकिन ये इस किस्म का अगर एटीट्यूड है तो कौम के लिए बड़ी मुश्किल है। आप ये बताइए कि ये आने वाला बजट जो है, इसमें आप समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होगा? आई डोंट थिंक। वो आवाम पे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो आवाम को भी उसका एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका बेस नहीं होता ना, जब बेस बनाने की बात ना हो, जहाँ एजुकेशन पे पैसा खर्च करने की बात ना हो, जहाँ पर पॉलिटेक्निक्स, देखें हमें इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें टेक्नीशियन चाहिए। सही फरमाया आपने, बिल्कुल। हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। थाईलैंड ने और मलेशिया ने ये किया कि गली गली पॉलिटेक्निक्स स्टैंडर्ड के बना दिए। सही। हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है, हमें वो चाहिए, हमें पॉलिटेक्निक्स बनाने चाहिए। सही। एजुकेशन जो है, ये दो जो आप चला रहे हैं ना कि पीले स्कूल वाली और बड़े स्कूल वाली, इसको आपको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि हर बच्चे का राइट है जो पाकिस्तानी नेशनल है कि वो ही पढ़े जो एक बड़े घर का बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। ये आपने पैदाइशी 2 तबके पैदा कर दिए हैं। जी हाँ। इट इज़ वेरी अगेन द बैड साइन। बिल्कुल सही। फिर आप जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वहाँ पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो अच्छा है कि प्राइवेट अदारे काम कर रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बाटवा, कुतियाना, आला लीजिए। अगर ये ना हो तो क्या हो यार, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं, वैसे तो गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना कि 1 रुपया खर्च करती है। अच्छा चलो, एक सवाल ये ध्यान में आता है लोगों के कि यार फिर काय का टैक्स? वैलिड क्वेश्चन है। अब उसका जवाब तो कोई नहीं है, फिर भी हम कहते हैं यार मुल्क चल रहा है, रोड बनते हैं, ये करते हैं, टैक्स तो देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं फिर इतना टैक्स क्यों हो भाई, कि हमारे टैक्स के एक्सपेंस जो हैं वो अपना एक्सपेंस भी कुछ थोड़े कम कर ले सरकार। लेकिन ज़रीर साहब आप एक बात बताइए कि हम वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन 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 कहते रहते हैं, हम हर चीज़ में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तो कहता है कि टैक्स दो, उसमें क्यों सब नहीं कहते कि टैक्स देना चाहिए? जो कमाता है, मैंने पहले भी कहा है, उसको टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन टैक्स उससे आप प्यार मोहब्बत से ले सकते हैं, जोर जबरदस्ती वाला टाइम तो है ही नहीं, वो बात आपकी, हाँ वो एग्री करता हूँ मैं। और मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि इनकम पे टैक्स होना चाहिए।
कंजम्पशन पे टैक्स नहीं होना चाहिए, जो सेल्स टैक्स किए जा रहे हैं ना, इनकम पे टैक्स, जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमाए वो उस हिसाब से। और सेल टैक्स को तो नॉर्मल करके ये 4-5% पे डाल दें और ये रिफंड और ये सब जजाट से निकल जाए तो मैं समझता हूँ एक ऑफिशियल अर्निंग हो जाएगी गवर्नमेंट की सीधी सीधी। तो आप ये सजेशन क्यों फाइनेंस मिनिस्टर को? फाइनेंस मिनिस्टर हम जब आपने बैठे तो बात करें आप। बिल्कुल सही है कि उसको टेबल पे आप लेकर आए, और या चेयरमैन एफबीआर से कम से कम एफबीआर भी क्या करेगा, रिकमेंड करेगा टू ईसीसी, और फिर वो बहुत सारे इंडस्ट्री से प्रपोजल आते हैं, इधर से आते हैं उधर से आते हैं, फिर आखिरी में ये बजट जब पास कराते हैं तो एक स्पेशल अथॉरिटी एफबीआर को दे देते हैं जी कि जो आपका दिल चाहे करे। अभी आपने एक सेल्स टैक्स एमनेस्टी भी तो प्रपोज की थी चेयरमैन को, हमने वो उसका एसआरओ आ गया है वैसे, सेल्स टैक्स का तो एसआरओ टैक्स का उसका आया है 15% पे, उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट पे वो जो गिरफ्तारियां हो रही थी, और अभी उसका ऑफिशियल हमारे पास नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन। अच्छा, मैं आई एम नॉट अवेयर। उसके ऊपर उन्होंने कहा है 15% फॉर प्रिंसिपल अमाउंट दे दे। मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि सब 15 दे देंगे, 5 आदमी इन्वॉल्व हैं, 75 तो आ ही जाएंगे। वो बात जरूर हुई थी इसकी, यकीनन आपकी बात सही है, लेकिन असल में स्टेप्स वो लेने हैं हमें कि जिससे मुल्क। बात यह है कि मेरा कसूर नहीं है, मैं क्यों दूं। सही है, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आपकी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है कि आप उसको ढूंढेंगे वो आखिरी वाला कौन है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसको भी फिर आपने सर्वे करके जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसकी तो सारी चीजें आपके पास हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। जब एक आदमी को रजिस्ट्रेशन देते हैं, थोड़ी बात क्या है, जब रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका एनआईसी की कॉपी, उसका जो है इलेक्ट्रिक का बिल, उसका टेलीफोन का बिल, उसका टेनेंसी एग्रीमेंट, वो सब रखते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये सिस्टम का फ्लॉ है, और ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि सिस्टम के फ्लॉ के लिए टैक्स पेयर को जिम्मेदार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आप। जैसे अब समझते हैं कि क्या समझते हैं कि ये बजट में हम, जैसे आपने कहा पैरेलल इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है पाकिस्तान में, इसके लिए एमएसटी स्कीम अब बहुत ज़रूरी हो गई है। ये ठीक है कि बहुत से लोग जिन्होंने करप्शन का रुपया कमाया है वो भी एमएसटी में आ जाएंगे, जी हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात आपको फॉर द ग्रेट पर्पस, बड़े कोई कॉज के लिए छोटा मोटा ये होता है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल पैदा नहीं होता कि वो भी वाइट हो जाएंगे तो मार्केट में ही आएंगे ना किसी न किसी अंदाज में। जी हाँ, जैसे अभी स्टॉक एक्सचेंज की एमएसटी आई, वो एमएसटी अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप दे सकते हैं तो अब वो अफसरान तो सारे स्टॉक के शेयर ले लेंगे, 4 महीने के बाद वाइट हो जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया। मैं और आप तो इंडस्ट्री से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, हमारे तो फंसे हुए पैसे हम नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। ये तो उनके लिए फिर तो कर दी नहीं, ये तो अगर आए तो फिर अक्रॉस द बोर्ड है ना, तो सबको दे दें। बिल्कुल सबको होनी चाहिए, इसमें मैं बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। मुझे ये बताएं कि टैक्स बेस को जो हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? देखें, उसके 2 ही तरीके हैं। एक तो आप रियलिस्टिक परसेंटेज ऑफ टैक्स रखें, ठीक। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स को भी आप कम करें। तीसरा आप जो है मार्कअप को अगेन कम करें, वो करें जो सिंगल डिजिट में है। सही। चौथा जो है वो लोगों पे जो इस वक्त बर्डन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको दूर करें। ठीक। इंडस्ट्रियल स्टेट जो दूर हैं, नूरियाबाद वगैरह, वहाँ लोग जाना चाहते हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं जा सकते हैं, उनके लिए वो ग्राउंड क्लियर करें ताकि वो 6 करोड़ की जगह न लें, वो 15 लाख की लेके वहाँ डेवलप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और आप जो है ब्रांडेड का तस्वुर लाएं, लोगों को इंसेंटिव दें फॉर इंडस्ट्रीज कि आप अपना ब्रांड बनाएं, गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप इंटरनेशनली बाई करें एंड गवर्नमेंट उसके आपके साथ शेयर होल्डर होगी और वो मुल्क का ब्रांड बन जाएगी और आपकी फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगी। मुझे याद है आपने एक फोरम पे ये कहा था कि आप पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को हेल्प करना चाहते हैं। आपने ये भी कहा था कि आप अपने पास से जो है उन एग्रीकल्चरर्स को वो सीडीज देंगे जिससे वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर सके। मैंने ये कहा था, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा था कि यार देखो, चाइना में 100 सीडीज बनती हैं सिर्फ वो किसान को समझाने के लिए कि वो अपनी ग्रो कैसे बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ सीडीज में वो दिखाते हैं कि आपको फला फसल के लिए कहाँ पानी डालना है, किस वक्त डालना है। हमारी जो ईल्ड है उसके कंपेयर में वो 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। हमारे पास चूँकि एग्रीकल्चर में बड़े लोग जो हैं बहुत सौ ने तो कच्ची ज़मीनें और वैसे ही रखी हुई हैं, ये सैलाब आया तो मैं ये समझता था कि मुल्क को फ़ायदा होगा और होना भी चाहिए था, क्यों कच्ची ज़मीन में भी सैलाब आ गया। सही बात। लेकिन वो फ़ायदा हम ना ले सके
क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है जी। हमारा बंदा वो वीडियो पे अगर फिल्म देखता है, उसको अगर वो फिल्म की सूरत में वो एग्रीकल्चर सीरीज दे दी जाए और वो देखे तो उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और कोई तरीका नहीं है कि उसको शहर में लाके सेमिनार दिखाओ और वो सुने समझे। वो तो अपने एनवायरनमेंट में बैठ के अगर देखेगा तो ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे एक दोस्त ने कहा था कि यार लाख सीडी में दे देता हूँ, तो मैंने कहा था अच्छा ये 10-15 रुपये की सीडी बनती है, जब मैं तो सीडी पहले बनाता रहा हूँ, तो वो सीरीज जो है ना वो इन कंपेयर अगर बाहर आप खरीदने जाएँ तो 10 पाउंड की है, वो सीरीज जो है वो यहाँ पर 15-20 रुपये की बन जाती है। अगर लाख 6-8-10 आदमी देंगे, 15-20 लाख अगर हम गवर्नमेंट उसको बना के बांट दे तो मैं समझता हूँ उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, और जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो ग्रो भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही फरमाया। व्यूअर्स, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, लेकिन वक्त ने हमारे ज़बान को इस वक्त ताला लगाने पे मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें इस अपकमिंग बजट में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि जिससे हमारी इकॉनमी जो इस वक्त एक बिल्कुल स्लो हो गई हुई है और डिप्रेशन का शिकार है, हमें उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालना है। आसान स्टेप्स हैं और उसको गवर्नमेंट ले भी सकती है अगर उसके पास राइट लोग हों और राइट डिसीजन मेकर्स हों। ज़करिया साहब ने बड़ा वैलिडली ये कहा कि अब हमें फिर से 5 साल के मंसूबे बनाने पड़ेंगे। ये सोच करके जब वो मंसूबे बनाएंगे हम, तो उससे हमारी गवर्नमेंट उसका क्रेडिट नहीं लेगी, आने वाली गवर्नमेंट्स क्रेडिट लेंगी। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट 5 साल का मंसूबा बना लेगी तो हो सकता है कि वही गवर्नमेंट फिर से इलेक्ट हो जाए, क्योंकि जब अच्छे मंसूबे बनेंगे और लोगों को नज़र आएगा कि हाँ काम हो रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन जीत कर वापस आ जाए और क्रेडिट भी उसका लें। ज़करिया साहब ने बड़ा वैलिडली कहा कि पैरेलल इकोनॉमी को ख़त्म करना होगा, हमें अपने टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। इन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान का इस वक्त है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और वो राइटली सो। उन्होंने कहा हम अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं अपने आप को कम्पिटिटिव करके। हम मार्कअप रेट को कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, जब कॉस्ट कम होगी तो हमारी प्राइसेस कम हो जाएंगे और हम इंटरनेशनली और लोकली दोनों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम अपनी जो है, इन्होंने एक और बात की कि हमें MFN स्टेटस और रीजनल ट्रेड की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी मार्केट में स्ट्रेंथ वो ले सकता है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट को जो है पेनिट्रेट कर सकता है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ को सोचना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है। एजुकेशन स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए अमीर और गरीब के लिए। आज अगर एक मिनिस्टर या एक पॉलिटिशियन ये फैसला कर ले कि उसका भी बच्चा उसी स्कूल में जाएगा जहाँ पे गरीब का बच्चा जाता है, तो एजुकेशन स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। रियलिस्टिक टैक्स परसेंटेज होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनली और अपनी नेबरिंग कंट्रीज से भी compete कर सकें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम होना चाहिए। ब्रांड करना है अपने आप को, पाकिस्तान को जो है अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे मार्केट में सेल करना होगा। बहुत वैलिडली इन्होंने ये कहा कि अगर हम खुद ब्रांड नहीं बना सकते तो हम बाहर से ब्रांड्स को अक्वायर करें और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट दे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की जो मैं जिस पे अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर इन जैसे कुछ लोग और हो जाएं कि जो मुल्क के लिए सोचते हैं, कि जो ये कह रहे हैं कि वो करना चाहते हैं मुल्क के लिए खिदमत, वो ये कहते हैं कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट को वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताना चाहता हूँ कि जिससे यील्ड पर हेक्टर बढ़ जाएगी, तो क्या ही अच्छा होगा कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करे, ऐसे लोगों को वेलकम करे और ऐसे लोगों की बात जो वो करना चाहते हैं उसको कम से कम सुने। हम हर प्रोग्राम में यही बताते हैं कि हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, हमारे पास उसको पूरा करने के लिए कैपेबिलिटी भी मौजूद है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हमारे पास विल नज़र नहीं आ रही। अगर गवर्नमेंट अपनी विल इस वक्त ये सोच ले कि मुल्क के लिए काम करना है, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक दफ़ा फिर उन नेशंस की लिस्ट में आ जाएंगे कि जो बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं, और फिर जैसे वो कहते हैं ना कि देयर विल बी नो लुकिंग बैक, वंस वी डिसाइड दैट वी हैव टू डू इट, पाकिस्तान कैन डू वंडर्स। और कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान लोग आने के लिए वीज़ाज लेंगे,
मैं ये समझता हूँ, मैं ये फील करता हूँ ज़करिया साहब का भी यही विज़न है और आप भी मेरे ख्याल से यही चाहते होंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें दीजिए 24/7online.tv पे। मुझे ज़ीशान को इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। ज़करिया साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।